जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे SU-57 फैलन को लेकर आई एक अपडेट से। दोस्तों, SU-57 फैलन वो एयरक्राफ्ट है जो पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उसको लेकर एक के बाद एक जो नई अपडेट्स हैं वो हमें सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन कल कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने काफ़ी चौंका दिया है। आप सबको पता है कि SU-57 के लिए एक लॉयल विंगमैन जो कि सुखोई S-70 ड्रोन है, ये बनाया जा रहा है और ऑलरेडी कई सक्सेसफुल टेस्ट हो भी चुके हैं। लेकिन कल पूरे वर्ल्ड को एक बड़ा शॉक तब लगा जब खुद SU-57 फैलन ने अपने ही S-70 जो ड्रोन है, जिसको ओकोनिक के नाम से पुकारा जाता है, उसको मार गिराया। जी हाँ, कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट जो है, जो SU-57 फैलन है, इसके साथ S-70 उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसका जो लिंक कंट्रोल है, ये टूट जाता है। यानी ये जो ड्रोन है, ये सुखोई 30M का है, इसका कंट्रोल टूट जाता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद SU-57 फैलन ने अपनी जो एयर टू एयर मिसाइल है, उससे इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि यूक्रेनियन सीमा के ऊपर यह सब हुआ है, तो कोई बोला रशियन टेरिटरी में टेस्ट के दौरान ये हुआ है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात सत्य है कि SU-57 फैलन ने अपने ही ड्रोन को मार गिराया है। आपको बता दें कि ये एक बड़ा झटका हो सकता है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि जब भी SU-57 फैलन के एक्सपोर्ट की बात होती थी तो इस ड्रोन को जोड़कर देखा जाता है और रशिया ये क्लेम करता है कि ये काफ़ी एडवांस ड्रोन है जो कि एक लॉयल विंगमैन का काम करेगा और ये अपने स्टेल्थ प्रोफाइल के लिए जाने जाते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर ये हादसा हुआ है तो उसके बाद से देखना ये है कि रशिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। खैर, अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की, तो ये सभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के पार्ट होते हैं। इस प्रकार के हादसे आम बात होते हैं और ये होते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कारण क्या था इसके पीछे का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोस्तों, आपको चाइनीज स्पाई बलून वाली घटना तो याद होगी, जब अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर ने चाइनीज स्पाई बलून को मार गिराया था। और उस दौरान एक बड़ी डिबेट इंडिया में ट्रिगर हुई थी कि मान लीजिए जो स्पाई बलून अमेरिका ने मार गिराया है F-22 रैप्टर की सहायता से, अगर यही स्पाई बलून जो है वो चाइना हमारे एयर स्पेस में भेजे, हमारी सीमा के अंदर भेजे, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। उस समय तमाम तर्क दिए गए कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कहा गया कि जो उसका सिग्नेचर है वो काफ़ी छोटा होगा, उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो कुछ लोगों ने फाइटर जेट को इस्तेमाल करने की बात कही, लेकिन एल्टीट्यूड और दूसरी चीज़ों को कंसिडर करके चीज़ें काफ़ी इम्पॉसिबल लगने लगी। लेकिन भारतीय वायुसेना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में पूरी तरीके से महारत हासिल रखती है और ऐसा भारतीय वायुसेना ने करके दिखा भी दिया है। ANI की रिपोर्ट माने तो 6 अक्टूबर को ANI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक मैसिव जो कैपेबिलिटी है इसको प्रदर्शित किया है, जहां पर उन्होंने चाइनीज स्पाई बलून टाइप के एक बलून को एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड जो कि 55,000 फीट से ज़्यादा का था, वहां पर मार गिराया है। और ये कार्रवाई करी गई थी ईस्टर्न फ्रंट के द्वारा। दरअसल आपको याद दिला दें, 2023 में जब अमेरिकी सरकार के द्वारा F-22 रैप्टर की सहायता से उस बलून को मार गिराया गया था, तो भारत के ऊपर भी दबाव बन रहा था कि ये हरकतें चाइना भारत के साथ भी कर सकता है और वो सीक्रेट डेटा को प्राप्त करने के लिए स्पाई बलून्स को छोड़ सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स भी उसके बाद से लगातार कैसे इन चैलेंजेस को टैकल करना है, इसको लेकर डिस्कशन कर रही थी कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई बलून आता है इस एल्टीट्यूड पर, तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, जिससे अमेरिका ने उसको मार गिराया। तो डिफेंस सोर्सेज की तरफ से ANI को बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी अपने राफेल फाइटर्स का इस्तेमाल करके जो ये स्पाई बलून है, जो कि चाइना के स्पाई बलून की तुलना में काफ़ी छोटा था, उसको मार गिराया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्मॉलर बलून यूज़ किया गया था, जिसमें जो कुछ पेलोड है वो भी रखा गया था और उसको बाद में एयर में रिलीज़ किया गया और फिर 55,000 फीट से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर जो है, जो राफेल फाइटर है, इसने अपनी इन्वेंट्री की एक मिसाइल से उसको मार गिराया और भारतीय वायुसेना ने अपनी कैपेबिलिटी का एक जो प्रमाण है वो दे दिया है। क्योंकि आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना की अभी मिसाइल की बात करें कौन सी इस्तेमाल की गई है, तो इसमें हम क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम राफेल के स्ट्राइक पैकेज की बात करते हैं तो अंदाजन एक ही मिसाइल है जो ये काम कर सकती है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, और वो है मीटियोर। संभावित है कि मीटियोर की सहायता से ही ये जो स्पाई बलून है इसको मार गिराया गया है। खैर, यहाँ पर अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। हमने जो मिसाइल का नाम लिया है, हमने सिर्फ यहाँ पर जो अनुमान है उनके हिसाब से लिया है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करी गई है। और जिस समय ये घटना हो रही थी, भारतीय वायुसेना के जो तमाम आला अधिकारी हैं, जिसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जो है हमारे इस समय, वो भी उसका साक्षी बने थे। तो कुल मिलाकर के
हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास आज वो कैपेबिलिटी है कि भारतीय वायुसेना इस प्रकार के चैलेंजेस को टैकल कर सकती है। और कभी स्पाई बलून जैसी घटना अगर हमारे क्षेत्र में होती है तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम उनको भी वैसे ही मार गिराएंगे जैसे अमेरिका ने चाइनीज स्पाई बलून को मार गिराया था। जैसा कि हमने हाल ही में वीडियो बनाई थी और हमने आपसे कहा था कि जो एमआरएफए प्रोग्राम है इसको लेकर के कोई टिप्पणी भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करी गई थी लास्ट टाइम। और उस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता, डिफेंस प्रोडक्शन और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को लेकर ही टिप्पणी करी थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जो हमारे एमआरएफए प्रोग्राम है इनको लेकर के भी कुछ स्टेटमेंट दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर ने ये कहा है कि भारतीय वायुसेना जो है 114 फाइटर जेट का जो एमआरएफए प्रोग्राम है इसमें जैगुआर जो मॉडल है उसको फॉलो कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो जैगुआर मॉडल है इसको फॉलो किए जाने की बात की गई है। हालांकि उन्होंने से बयान दिया है, अभी ऐसे प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जैगुआर मॉडल क्या है जिसको लेकर चर्चाएं तेज़ हुई हैं। दरअसल यहाँ पर भारतीय वायुसेना को एक कह सकते हैं स्वतंत्रता मिली थी कि वो अपने जो जैगुआर फाइटर्स हैं उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड कर सकते थे। और इसमें वो किसी प्रकार से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके असिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं थे। और भारतीय वायुसेना ने इस मॉडल के अंतर्गत जो जैगुआर फाइटर्स हैं इनको मल्टीपल फेज में जो इंडिजिनस अपग्रेड है वो दिया है। और इनकी कैपेबिलिटी का पूरी तरीके से जो कायाकल्प है ये भी भारत के द्वारा किया गया था। जैगुआर भारतीय वायुसेना का लंबे समय तक काफ़ी विश्वसनीय फाइटर रहा है और अभी भी है। और बीते समय के साथ इसकी सर्विस लाइफ को भी एक्सटेंड किया गया है और उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को भी काफ़ी इन्हांस किया गया है। जब पहली बार भारतीय वायुसेना को जैगुआर ने ज्वाइन किया था तो उसके बाद इसमें तमाम जो अपग्रेड्स हैं वो किए गए थे। और ये सारे अपग्रेड जो थे वो इंडियन इंजीनियर्स के द्वारा किए गए थे। और इसमें एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, जिसको ASTE के नाम से जानते हैं, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये सारा काम जो है बिना एक्सटर्नल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के इंटरवेंशन के हुआ था। यानी कि सारी चीज़ें भारत में शुरू की गई थी। और आपको पता है डैरिन 1 हो, डैरिन 2 स्टैंडर्ड हो या लेटेस्ट डैरिन 3 स्टैंडर्ड हो, इन सब में जो इंडिजिनस अपग्रेड है उन्होंने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और डैरिन 3 में तो एक हिस्ट्री ही बना दी गई थी जब जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी एसर रडार का इस्तेमाल किया गया था। और ये एडवांस रडार सिस्टम ना सिर्फ डैरिन 3 की कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाते हैं बल्कि इसमें हमें एशरैम जैसी और रैम्पेज जैसी मिसाइल्स भी देखने को मिली हैं। अब एमआरएफए के लिए भी सेम अप्रोच अगर भारतीय वायुसेना लेकर आगे जाती है तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एमआरएफए को अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ही नहीं मिली है, तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं यही समझ से परे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 114 फाइटर के लिए मंजूरी मिल भी जाती है तो क्या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा कि भारत अपने जो सिलसिलेवार अपने जो इंडिजिनस सिस्टम है जैसे कि मिशन कंप्यूटर हो गए और भी दूसरी चीज़ें हो गई जैसे खुद का रडार हो गया, सेंसर हो गए, इसको इंटीग्रेट करने की मंजूरी देगा या नहीं? और अगर दे भी देता है तो क्या यहाँ पर बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के ये काम हो पाएगा? क्या भारत को इसकी आज़ादी मिलेगी? ये सारी चीज़ संदेह के घेरे में है। इसलिए अभी कुछ भी कह पाना एमआरएफए में क्या होगा शायद ही जल्दबाजी है जब तक कि इसको मंजूरी मिल नहीं जाती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।